बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 28 जुलाई 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 154वां रोज़ था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का एक दौर था। आपको याद होगा कि गो नवाज गो के नारे लगा करते थे, क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर आवाज़ गूंजती थी, हज़ारों का मजमा जो है वो ये नारे लगाया करता था। आज मैं आपको नारे सुनवाता हूँ। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, नेटो मुल्क के फुटबॉल ग्राउंड के अंदर व्लादिमीर पुतिन के हक में नारे लगाते हुए हज़ारों लोग, वो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसके दरमियान मैच था और कौन सा नेटो मुल्क था। फॉरवर्ड नहीं करनी है आपने वीडियो में, आगे चल के आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ। पहले 154वें रोज़ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ, आप गेस कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कौन सा नेटो मुल्क है जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के हक में नारे लगे और हेडलाइन स्क्रैप किए हुए है वो खबर भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन है रशिया का, मॉस्को की फोर्सेस का, वो डोनेट्स्क में, खार्किव में और सदर्न यूक्रेन की साइड पर जो मिकोलाइव का इलाका है वहां पर रशिया का, मॉस्को की फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी है। स्पेशली जो ओडेसा के साथ जो शहर है, मिकोलाइव का शहर, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उससे हैं, उस शहर से, क्योंकि उसके साथ जो ऑपरेशन है, वीट ग्रेन की एक्सपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो चुका है। तो मिकोलाइव के अंदर लड़ाई और जंग और इस तरह के हमलों का होना बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं यूनाइटेड नेशंस को और तुर्की को, जो सालिस हैं उस मुआहदे के, कि मिकोलाइव के अंदर अगर इस तरह से लड़ाई और धमाके होते रहे तो फिर ओडेसा में जो वो ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है और ओडेसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है। लेकिन मॉस्को, रशिया, दोनों अतराफ, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन, मॉस्को की फोर्सेस की पेशकदमी जारी है और यूक्रेन की जानिब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस का ढिंडोरा पीटा जा रहा है और यूक्रेन ये कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन ने इवन डोनेट्स्क के अंदर, जो लोहेंस्क के बाद जो डोनेट्स्क का इलाका है, डोनेट्स्क रीजन डॉनबास के अंदर, उसे मुकम्मल तौर पर लैंड माइंस बिछा दिए। डोनेट्स्क के मेयर ने अपने अवाम को ख़बरदार करते हुए बताया कि काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अब यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो लैंड माइंस बिछा चुकी हैं। यूक्रेन की फोर्सेस की लैंड माइंस बिछाने का मकसद मैं आपको बता दूं, आर्मीनिया ने लैंड माइंस तब बिछाई थी जब आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख को खाली करके वहां से दौड़ लगा रहे थे कि हम तो जा रहे हैं, तुम आओगे तो तुम भी लैंड माइंस की जद में आओगे। तो लैंड माइंस वहां पर बिछाई जाती हैं जब आपको ये मालूम हो जाए कि हमने यहां से निकलना है और दुश्मन ने यहां पर आना है और ये लैंड माइंस का निशाना दुश्मन बनेगा। तो लोहेंस्क के बाद अब डोनेट्स्क में भी लैंड माइंस बिछाई जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से, यानी कि यूक्रेन दिनों दिनों में यहाँ से यूक्रेन को ऑर्डर कर दिया जाएगा कि पीछे हट जाओ। लेकिन सदर्न यूक्रेन की जानिब फोकस है यूक्रेन का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो खिर्सन का इलाका है, वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक डेडलाइन दे रखी है कि मैं सितंबर तक खिर्सन जो है वो खाली करवा लूँगा। तो वहाँ पर जो पुल है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये भी कहा जा रहा है, यूके की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि मोमेंटम बनता जा रहा है, खिर्सन को रिकैप्चर करने का मोमेंटम जो है यूक्रेन बना चुका है और यूक्रेन की फोर्सेस खिर्सन की जानिब बढ़ रही हैं। तो उधर रशिया की भी रिपोर्ट सामने आई कि रशिया के फौजी दस्ते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनकी, जो रशिया के ट्रूप्स हैं एडिशनल, वो अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं खिर्सन और ज़पोरिज़िया का जो इलाका है वहाँ पर, क्योंकि कीव ने एक डेडलाइन दे रखी है और कीव की फोर्सेस का फोकस वहीं पर है खिर्सन रीजन के अंदर, कि हमने खिर्सन को वापस लेना है रशिया से। तो रशिया ने भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एडिशनल ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं खिर्सन रीजन, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाना है। रेफरेंडम के मौके पर भी बहुत ज़्यादा बदमज़गी हो सकती है खिर्सन के अंदर। और दूसरा, यूक्रेन भी अनाउंस कर चुका है कि वो खिर्सन को वापस लेगा, तो फिर इसलिए ये एडिशनल ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं वहाँ पर रशिया की जानिब से। लेकिन ये एडिशनल ट्रूप्स आए कहाँ से? एडिशनल ट्रूप्स, रशिया के तो ट्रूप्स ख़त्म हो चुके, आधे से ज़्यादा तो मर चुके हैं, बाकी ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स 75,000 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। रशिया की कैजुअलिटीज़ होती हैं कि जो मारे गए या जो ज़ख्मी हुए, यानी कि इन टोटल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 75,000 यूक्रेन ने, रशिया के फ़ौजी जो हैं वो मार दिए हैं और बाकी ज़ख्मी हैं, यानी कि टोटल 75,000 हैं। 2-3 रोज़ कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 40,000 कुछ 100, उन्होंने बताया था कि हमने रूसी फ़ौजी
मार दिए हैं, बाकी जख्मी हैं। यानी कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने वही टोटल बताया जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा मारे गए हैं, बाकी जख्मी हैं, यानी कि टोटल 75,000। और ये कहा जा रहा है कि इतने फीसद और उतने फीसद यूक्रेन जो है वो रशिया की फोर्सेस को उड़ा चुका है। तो ये इसका जवाब भी दिया। क्रेमलिन के तर्जमान ने इस रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जरीदा जिसे ऑथेंटिक समझा जाता है उसकी जानिब से इस तरह की रिपोर्टिंग अगर की जाएगी तो ये मज़ाहिक का खेज़ है, ये क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा। और क्रेमलिन के तर्जमान ने फिगर नहीं दिया, ना ही क्रेमलिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से फिगर दिया जाता है इस तरह से जिस तरह से यूक्रेन की जानिब से फिगर दिया जाता है। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने, मैं आपको लास्ट फिगर बता दूं जो रशिया की जानिब से जारी किया गया था, मार्च में रशिया ने लास्ट फिगर जारी किया था, तब 1300 हलाकतें और 3-4 हज़ार ज़ख्मी जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताए थे। लेकिन मार्च तो कब का गुजर गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी अब लास्ट आ चुका है। तो अब ये फिगर जाहिर है 5,000 से तो क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन 40,000 और 75,000 जो है वो एग्जैजरेट करके जाहिर है यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने बताना है। और यूक्रेन अपनी जिद पर अड़ा हुआ। यूक्रेन की जानिब से एक और स्टेटमेंट जारी की गई कि रशिया की हज़ारों डेड बॉडीज़, रशिया के जो ट्रूप्स हैं उनकी हज़ारों डेड बॉडीज़ जो हैं वो फ्रीज़रों में हमने महफूज करके रखी हुई हैं। लेकिन रशिया, मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन वो अपनी डेड बॉडीज़ लेने नहीं आए, क्योंकि यूक्रेन ये कहता है क्योंकि रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो ट्रूप्स हैं इस तरह के जो मारे जाएंगे मैदान जंग में तो उनकी फैमिलीज़ को रशिया 7 मिलियन रूबल जो रशिया की करेंसी है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी की कि डेड बॉडीज़ रशिया इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर डेड बॉडी के साथ आपको मिलियंस ऑफ रूबल्स भी देने पड़ेंगे उन फैमिलीज़ को। तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं एग्जैजरेट करके फिगर जो है वो यूक्रेन और नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया की जानिब से जारी किया जा रहा है, जिसे क्रेमलिन ने डिनाई किया। और इस तरह की रिपोर्टिंग को जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने मज़ाहिक का खेज़ करार दिया। और जिस तरह की रिपोर्टिंग वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया करता है कि भाई वो विलन है व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हीरो है, पूरी दुनिया व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बात कर रही है, नारेबाजी कर रही है। इवन के रशिया के अंदर कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट दिखाए गए कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो हैं वो रशियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रशिया के रिपोर्टर्स जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लग जाते हैं। आपने भी इस तरह की रिपोर्ट्स देखी होंगी वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मनाजिर देखिए, ये है तुर्की का ये फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर जो है मैच हो रहा है तुर्की और कीव की टीमों के दरमियान, यानी कि यूक्रेन की टीम है और तुर्की की टीम है यहाँ पर। तो यहाँ पर नारे लगाए गए, इस स्टेडियम के अंदर हज़ारों का जो मजमा है उन्होंने नारे लगाए व्लादिमीर पुतिन। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। इस क्लिप को लेकर एक तो आरटी ने ज़ाहिर रिपोर्ट करना था, आरटी ने भी रिपोर्ट किया और बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे जो हैं वो इस क्लिप को डिफरेंट अंदाज से रिपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये क्लिप। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कहाँ रशियन और दूसरे ममालिक जो रशिया के एलाइज हैं उन्हें तो छोड़िए कि वो व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। नेटो मुल्क के फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हज़ारों का मजमा व्लादिमीर पुतिन के हक में नारे लगा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की टीम उनके मुखालिफ खेल रही थी। ना सिर्फ तुर्की बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हंगरी, क्या मैं आपको बता दूं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि नेटो की स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, फेल हो चुकी और हमें इस स्ट्रेटजी को तब्दील करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन इस जंग में बहुत ज़्यादा मुतासिर, यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो एनर्जी के क्राइसिस हो, महंगाई हो, इवन के जंग भी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और आपके जो बॉस हैं वो दूर बैठे हुए जो है वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेटो को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। कैसी स्ट्रेटजी? इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्ट्रेटजी चेंज करके
امن کی طرف آ جاؤ, بات چیت کی طرف آ جاؤ, ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور یوکرین اپنی ٹیریٹریز جو کھو چکا ہے وہ رشیا کو دے دے, اس سے پہلے کہ یوکرین ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بن جائے. کیونکہ اوڈیسا رہ گیا, میکولائیو کے بعد اوڈیسا ہے, اور اوڈیسا بہت امپورٹنٹ شہر ہے. اوڈیسا سے یہ گرین مجھے تو نہیں نکلتا ہوا لگتا, لیکن اگر یہ گرین نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اوڈیسا جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ اوڈیسا شہر کو لے کر ہوگی. اس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے اور یہ شہر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ آخری شہر ہوگا کہ جب رشیا اس شہر کو کیپچر کر لے گا تو یوکرین ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بن جائے گا. تو یوکرین کی جانب سے بہت زیادہ ریزسٹنس سامنے آئے گی اوڈیسا کو لے کر. فی الحال اوڈیسا میں گرین کی جو ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. تو ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور اس معاملے کو یہیں پر ٹھپ کر دو, اس سے پہلے کہ یوکرین ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بن جائے. اور یورپین یونین جو ہے, سردیاں سر پر آ چکی ہیں, تو یہ جو باتیں اب نکل رہی ہیں یورپین کنٹریز کے لیڈرز کے منہ سے, یہ اسی لیے نکل رہی ہیں کیونکہ سردیاں بہت قریب ہیں اور کوئی آلٹرنیٹ ابھی تک یورپین کنٹریز کو انرجی کا نہیں ملا. اور وہاں پر امریکہ بھی ناکام دکھائی دیتا ہے. امریکہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. امریکہ اپنے کچھ شہریوں کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اسے یورپ کی انرجی کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے. اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں کو رشیا کی حراست سے چھڑوا کر رہیں گے. میں رشیا سے رابطہ کروں گا, میں سرگے لیوروف سے رابطہ کروں گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رشیا کے فورن منسٹر اور امریکہ کے فورن منسٹر اینٹنی بلنکن کے درمیان یہ پہلا رابطہ ہوگا جو کہ ابھی تک سکیجول نہیں ہوا. اینٹنی بلنکن نے یہ ضرور کہا کہ جو باسکٹ بال پلیئر ہے, یہ جو برٹنی گرائنر ہے, یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی, یہ 2 ٹائمز چیمپئن ہے, امریکہ کی یہ پلیئر ہے, یہاں پر یہ رشیا میں کھیلنے کے لیے آئی تھی. اس آپریشن, اس جنگ سے بھی چند روز قبل ماسکو کے ایئرپورٹ پر اسے جو ہے وہ پکڑ لیا گیا تھا کچھ ڈرگز کے ساتھ, منشیات لے کر. یہ جو پلیئر ہے باسکٹ بال کی, یہ آ رہی تھی تو اسے گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر جنگ سٹارٹ ہو گئی اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ رشیا پولیٹیسائز کر رہا ہے. برٹنی گرائنر کے کیس کو لمبا لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھوڑی سی ڈرگز کا معاملہ ہے تو پھر تھوڑے سے قید بھگت کے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن اب معاملہ جو ہے بگڑ گیا اور برٹنی گرائنر اور دیگر جو پرزنرز ہیں جو امریکہ اور ماسکو کی قید میں ہیں, ان کی بھی قسمت کا فیصلہ جو ہے اس جنگ کے دوران ہو جائے گا. اینٹنی بلنکن نے ایسی بات کی بریفنگ دیتے ہوئے اور یہ کہا کہ میں جلد رابطہ کروں گا رشیا سے اور ہم جو پرزنرز کا تبادلہ ہے اس پر بات کریں گے. تو کریملن نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی رابطہ امریکہ کی جانب سے نہیں کیا گیا اینٹنی بلنکن کی جانب سے, لیکن اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو پھر جو تبادلہ ہوگا وہ ہوگا برٹنی گرائنر جو امریکہ کی پلیئر ہیں, ایک اور امریکی قیدی ماسکو کی قید میں ہے, ان دو کا تبادلہ ہونا ہے. ماسکو کا, رشیا کا ایک قیدی ہے وکٹر, وہ امریکہ کی قید میں ہے سال 2012-13 سے, وہ امریکہ کی قید میں ہے, جسے اسلحے کے سپلائی کے الزام میں امریکہ نے پکڑ لیا تھا اور اسے 25 سال قید سنائی گئی ہے. یعنی کہ اب تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے وکٹر کو قید ہوئے امریکہ کے اندر. وکٹر جو ہے یہ تاجکستان کا شہری تھا, لیکن اس وقت میں جب سوویت یونین موجود تھا, پھر سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد یہ تاجکستان کا ملک جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا. تو خیر وکٹر کا تبادلہ کیا جائے گا. برٹنی گرائنر اور چند ایک اور قیدی ہیں امریکہ کے جو ماسکو کی قید میں ہیں ان سے, اور ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا, لیکن مستقبل میں آنے والے چند روز میں رابطہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر کر لیا جائے گا امریکہ کی جانب سے, اور امریکہ ریکویسٹ کرے گا برٹنی گرائنر کی رہائی کے لیے ماسکو سے, اور ماسکو کی جانب سے جو پھر مطالبہ رکھا جائے گا اس پر اگر اتفاق ہو گیا تو پھر یہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا. بہرحال کوئی بات چیت کی کوشش ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا, ترکی سمیت کوئی ملک ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ ہنگری کے پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کو ٹیبل پر بٹھا دو اس سے پہلے کہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے, اور جنگ شدت اختیار کرنے والی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ سٹوری شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.